हेलो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए सॉल्यूशन का। इसमें हम सॉल्युबिलिटी देखने वाले हैं, विलेयता। क्या देखने वाले? विलेयता। सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आज हम विलेयता देखेंगे। ठोसों में विलेयता, द्रव में विलेयता, गैसों में विलेयता, तीनों में देखेंगे। तो विलेयता को अफेक्ट करने वाले फैक्टर देखेंगे। इतना आज के इस लेक्चर में होने वाला है, अर्थात विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर हेनरी का नियम और राउल्ट नियम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो विलेयता की परिभाषा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, और 100 ml क्या जल में कह दे, जल ही ले ले। ठीक है। 100 ml जल में विलेय के जितनी मात्रा घुल सकती है वही उसकी क्या होगी? विलेयता होगी। ठीक है। 100 ग्राम में 100 ml कह दे, चाहे 100 ग्राम में जितने ग्राम, किसके? विलेय के जितने ग्राम, सॉल्यूट के जितने ग्राम उसमें डिजॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, वह उसकी क्या होगी? विलेयता होगी। जैसे हम कहें 100 ग्राम वाटर ले लिए, 100 ग्राम वाटर ले लिए, इसमें चीनी घुल सकती है 50 ग्राम। चीनी कितनी घुल सकती है? 50 ग्राम। दूसरा कोई ले लिए, मान लो NaCl ले लिए, ये NaCl घुल सकता है 40 ग्राम। कितने ग्राम? 40 ग्राम। कोई सुक्रोज ले लिए, और सुक्रोज नहीं, ग्लूकोज ले लिए। क्या ले लिए? ग्लूकोज लिए तो ग्लूकोज 60 ग्राम तक घुल जाता है। तो सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी हुई? ग्लूकोज की। फिर किसकी हुई? 50 ग्राम। फिर किसकी हुई? NaCl। सबसे कम विलेयता यहाँ पे किसकी हुई? NaCl की। ये बात समझ में आई? यही है विलेयता। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठोस की द्रव में विलेयता देखते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। सभी ठोस सभी द्रव में विलीन नहीं होते। सारे के सारे सॉलिड जो हो वो तो लिक्विड में डिजॉल्व होते नहीं। सारे सॉलिड कुछ डाल दोगे ऐसे ही पड़े रहेंगे। जैसे प्लास्टिक डाल दो पानी में तो क्या घुल जाएगी? नहीं घुलेगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे। पॉलीथीन है कोई, नहीं घुलेगा। कपड़ा डाल दो तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। बाल डाल दो तो क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो हर चीज़ नहीं घुल जाती, हर चीज़ नहीं घुलती। तो वही बात बोल रहे हैं, सारे के सारे नहीं घुलते। मोस्टली ज़्यादातर कौन से ठोस द्रव में घुल जाते हैं? अब यहाँ पे लिक्विड ले लें, द्रव में क्या ले लें? अगर लिक्विड ले लें तो लिक्विड कैसे? H2O है। H2O कैसा है? ये ध्रुवीय यौगिक है। कैसा यौगिक है? ध्रुवीय। ये पोलर होता है। यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होता है, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होता है। ठीक है। ये पोलर कोवेलेंट बांड है। कैसी बांड है? पोलर कोवेलेंट बांड। तो पोलर में पोलर क्या हो जाता है? पोलर वाले में ध्रुवीय विलायक। ये ध्रुवीय विलायक हुआ। कैसा विलायक? ये कैसा सॉल्वेंट होगा? ध्रुवीय सॉल्वेंट होगा। कैसा सॉल्वेंट होगा? ध्रुवीय वाला होगा ना। तो ध्रुवीय वाले तो डिजॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ध्रुवीय वाले डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये हाइड्रोजन बांड भी बनाता है। तो अगर हाइड्रोजन बांड बनाने वाला कोई होगा तो वो भी इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, अगर नॉन पोलर कोई ले आए हम तो इसमें डिजॉल्व करना चाहे तो डिजॉल्व होने में क्या करता है? दिक्कत करता है। क्या करता है? दिक्कत करता है। तो समानता ध्रुवीय विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय पदार्थ और ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। बात समझ में आई? ध्रुवीय वाले ध्रुवीय में घुलर होंगे, यानी पोलर वाले ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, और नॉन पोलर वाले में डिजॉल्व होते हैं। ये बात समझ में आई? तो ध्रुवीय ये कैसा विलेय है? अगर ये पोलर है या फिर ध्रुवीय है,
कैसा है? ध्रुवीय विलेय। किस विलायक में? ध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं। ठीक है। ओ अध्रुवीय, अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलायक में विलेय होते हैं। अब ये ऐसा जनरली होता है, ऐसा जनरली होता है, पर जरूरी नहीं, हो सकते एक्सेप्शन कुछ मिल जाए। अपवाद तो हर जगह घुसे पड़े रहते हैं। ठीक है। समान प्रकृति के विलायकों में ही घुलते हैं, अर्थात समान विलेय समान प्रकृति के विलायकों में ही घुलते हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान प्रकार के विलेय समान प्रकार के विलायक में ही घुलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है, एक टॉपिक आता है सैचुरेटेड संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या? संतृप्त विलयन। देख लेते क्या होता है, यहीं पे आता है, कभी कभी पूछ भी लेता है 1-2 नंबर में। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन का क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उसे उसकी क्या कहेंगे? विलेयता कहेंगे। ये चीज़ तो मैंने आपको समझाई है। 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम जैसे जल ही ले लिया, उसमें जितने विलेय घोला जा सकता है, जितनी मात्रा घोली जा सकती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। और संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें ताप व दाब की स्थिर हो और अधिकतम विलेय नहीं घोला जा सकता, क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। तो कहने का मतलब जैसे वाटर ले लिया, अब वाटर में ऐसा नहीं कि कितनी भी चीनी डाल के घोल लो, बात समझ में आई है? तो एक चीनी की एक लिमिट होगी, चीनी की क्या होगी? शुगर की एक क्या होगी? चीनी की लिमिट होगी कि उतनी ही चीनी इसमें घोली जा सकती है। मतलब वह अवस्था स्थिर ताप दाब, ताप दाब क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। अगर ये स्थिर हैं तो जो विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जब घुल जाए, उससे ज़्यादा वो ना घोला जा सके, उससे ज़्यादा वो ना डिजॉल्व किया जा सके, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन कहलाएगा। मान लो इसमें H2O 100 ग्राम, H2O 100 ग्राम H2O में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 61 ग्राम चीनी ही घोली जा सकती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी घोली नहीं जा सकती। तो अब ये कौन सा सॉल्यूशन? ये 100 ग्राम पानी और 61 ग्राम चीनी वाला सॉल्यूशन क्या होगा? यही होगा संतृप्त विलयन। क्या समझ गया या क्या? समझ गए? तो ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप व दाब पर अधिक विलेय नहीं घोला और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके, वो क्या विलयन? संतृप्त विलयन कहलाता है। गॉट इट? ये आप लिख भी सकते हैं। अभय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके पहले हम देख लेते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता देख लेते हैं, फिर प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो कई गैसें द्रव में घुल जाती हैं, जैसे का ऑक्सीजन है, वाटर में आसानी से घुल जाती है, बहुत सारी आसानी से घुल जाती, बहुत सारी आसानी से नहीं घुलती। ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक। सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थ में जल में उच्च ताप पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उन्हें हाई प्रेशर पे
उनमें क्या घुली डिजॉल्व होती है, CO2। क्या डिजॉल्व होती है, CO2। लेकिन कब, हाई प्रेशर पे, प्रेशर के साथ उसमें डिजॉल्व किया जाता है तब। ऑक्सीजन गैस ऐसे ही घुल जाती है बिना प्रेशर के। यह घुलित ऑक्सीजन जलीय जीव जंतुओं के लिए श्वसन में सहायक हो जाती है। फिर समझ में आई बात। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे गैस की प्रकृति, जो नेचर ऑफ गैस होता है, नेचर ऑफ गैस, इसके रीजन होते हैं। नेचर ऑफ गैस पहला रीजन, गैसों के द्रव्य में विलेयता होने के। नेचर ऑफ गैस जैसे H2 है, N2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये जल में बहुत कम विलेय होती, बहुत कम विलेय होती हैं। कुछ गैसें CO2, NH2, HCl जल में बहुत अधिक विलेय होती हैं। ठीक है, CO2, NH3 अमोनिया गैस जल के रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। जो गैस द्रव में विलायक रासायनिक अभिक्रिया करती हैं वो बहुत अधिक घुलनशील होंगे। जैसे कि NH3, H2O, ये केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं, केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। CO2 प्लस H2O ये भी केमिकल रिएक्शन दिखाता है। ये H2CO3 बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये H मिल जाएगा और H और OH है ना यहाँ पे, तो H इसको मिल जाएगा, लोन पेयर से जुड़ जाएगा तो NH4 बना लेगा। NH4 पर प्लस आएगा तो OH माइनस जुड़ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो आसानी से घुल जाएंगे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल जाएंगे। जो केमिकल, जो विलायक से क्या करेंगे, आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, वो आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे। जो रिएक्ट नहीं करते वो मुश्किल से डिजॉल्व होते हैं। तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगला द्रव विलायक की प्रकृति, अगला है द्रव विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, द्रव विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ये क्या बोलता है, जैसे ताप समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में ताप की समान परिस्थितियों में कंडीशन क्या है, समान है। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन के लिए भी उतना ही टेम्परेचर प्रेशर है, नाइट्रोजन के लिए उतना है, हाइड्रोजन के लिए ही उतना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, में क्या होगा, कुछ गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि गैसें की विलेयता जल की अपेक्षा इथेनॉल में बहुत अधिक होती है। मतलब ये जल में कम डिजॉल्व होती हैं, इथेनॉल में, CO2 ले लो, इथेनॉल में काफ़ी अधिक डिजॉल्व होती है। इथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल। तो ये तो विलायक के प्रकृति में है, गैस तो वही है, गैस तो सब अलग है। ये जल में नहीं डिजॉल्व होती उतना जितना इथेनॉल C2H5 OH में होती हैं। तो इसमें यहाँ पे किसका नेचर है, इसका नेचर है। इसमें कुछ ऐसी खास बात जो डिजॉल्व कर रहा है, इसे क्या बोले हैं, लिक्विड सॉल्वेंट जो होगा उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके विपरीत समान तापदाब पर अमोनिया और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की विलेयता इथेनॉल में अपेक्षा जल की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अपेक्षा जल में बहुत अधिक होती है। समझ गए। इसके विपरीत समान तापदाब पर अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की विलेयता इथेनॉल की अपेक्षा जल में बहुत अधिक होती है। बात समझ रहे हो, अमोनिया है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये दोनों ये वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, इथेनॉल में नहीं होते। और ये तीनों वाटर में कम, इथेनॉल में ज़्यादा होते हैं, इथेनॉल में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके नेचर पे डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों वाटर में ज़्यादा, इथेनॉल में कम, और ये तीनों इथेनॉल में ज़्यादा, वाटर में कम डिजॉल्व होते हैं। अगला है ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव। तो टेम्परेचर होता तो जैसे गैस है और प्लस विलायक है, यानी गैसेस है और सॉल्वेंट है। टेम्परेचर होने पर विलयन बन जाता है और ऊष्मा निकलती है। तो जितनी ऊष्मा निकलेगी उतने ज़्यादा ये रिएक्शन करेगा, उतने ज़्यादा गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उतने ज़्यादा, यानी गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर सदैव घटती है। गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर सदैव घटती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होंगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, कहने का मतलब ये। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी मिल जाते हैं, अपवाद भी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है और निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, ये सारी की विलेयता अजलीय विलायक हो, जैसे एल्कोहल, एसीटोन, ये सब में
अगर इनकी सॉल्युबिलिटी होती है तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती। ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। जैसे मोला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एसीटोन है, एसीटोन है, इन सब में टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करती है। एथिल अल्कोहल है, इसमें भी एथिल अल्कोहल है, इसमें भी इंक्रीज होती है। ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं, विलेयता को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? तो पहला आ जाता है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक, ये क्या है तो मैं बता दूं, जैसे NaCl है, KBr है, NaOH है, KOH है, BaCl2 आदि आयनिक यौगिक जो आयनिक कंपाउंड हैं, ये सारे आयनिक कंपाउंड है या फिर पोलर कंपाउंड है। जैसे NaCl है, KCl है, KBr2 है, और सॉरी KBr2 नहीं, KBr है। ठीक है, NaCl है, KBr है, ये सारे और के और BaCl2 हो जाएगा, KOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, NaOH, KOH, BaCl2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये जल ध्रुवीय विलायक होता है, ये भी ध्रुवीय यौगिक है, इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है, और जल में भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। तो ये क्या होंगे? ये दोनों आपस में शीघ्रता से घुल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? शीघ्रता से घुल जाएंगे, यानी कि अतः ध्रुवीय पदार्थों के लिए अच्छा विलायक है। ठीक है, जैसे अमोनिया या SO2, H2S, ये भी अन्य ध्रुवीय हैं, ये सबके लिए क्या है? अच्छा है, आसानी से घुल जाएंगे। जैसे नेफ्थेनॉल है, डाइक्लोरोबेंजीन है, ये अध्रुवीय कार्बनिक सहसंयोजी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, अध्रुवीय सहसंयोजी कार्बनिक विलायक हैं, तो ये इनमें आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे, यानी कि वही चीज़ है। ठीक है, आयनिक वाला आयनिक वाले में डिजॉल्व हो जाएगा, और कोवलेंट वाला कोवलेंट वाले में डिजॉल्व हो जाएगा। आगे टेम्परेचर इफेक्ट। दूसरा है ताप का प्रभाव। किसका? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है? ताप की विलेयता इस तथ्य पर कई कंडीशन है, जैसे चीनी है, यूरिया है, NaCl है, NaNO3 है, ठीक है, KCl है, KNO3 है, जिसे सोडा भी बोलते हैं। आदि जल की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ती है? इस सब की विलेयता क्या होती है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है? इंक्रीज करती है। जैसे विलेय है, क्या है प्यारे? विलेय है प्लस विलायक है, प्लस विलायक, तो इनमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा 2 तो विलयन बन जाता है, ऊष्मा 2 तो विलयन बन जाता है। तो ऊष्मा जितने देंगे उतने ज़्यादा ये दोनों मिल जाएंगे, उतने ज़्यादा विलयन बना लेंगे ना। जितने ऊष्मा देंगे दोनों उतने ज़्यादा मिलेंगे, उतने ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन है विलयन? कौन हो सकते हैं? NaCl है, KCl है, KBr है, KNO3 है, ये सारे विलय होते हैं तब। ठीक, तब ऐसा है। दूसरा पॉइंट, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बो मोनोहाइड्रेट है, मोनोहाइड्रेट मतलब 1:2O भी है। सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट मतलब 1:2। ठीक है, ये क्या होता है? आदि ताप बढ़ाने पर घटती है, इनकी क्या होती है? घटती है। तो इनके लिए क्या लिखेंगे समीकरण? विलेय लिखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विलायक। इनमें क्या होगा? उल्टा होगा, यानी कि इनमें विलयन प्लस ऊष्मा, ये ऊष्मा खुद छोड़ते, ये ऊष्मा खुद छोड़ते, तो और ऊष्मा दोगे तो ये विलयन नहीं बनाएंगे, ये विलयन नहीं बनाएंगे। बस समझ में? इधर लिखा तो देनी पड़ती, उधर लिखा तो निकलती है खुद, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, ठीक, इस प्रकार विलयनों के ताप बढ़ाने
पर ऊष्मा अवशोषित होती है, तो इस प्रकार अभिक्रिया विपरीत दिशा में बढ़ती है। विलयन में ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होगी। जब विलयन में ऊष्मा अवशोषित होती है तो इधर रिवर्स से चल जाता है, फिर विलय विलायक और अलग होते हैं, और क्या हो जाते हैं? अलग होना शुरू कर जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओ तो यानी टेम्परेचर विलयन में लगता है, और यहाँ पे टेम्परेचर विलय विलायक ले लेते हैं, खुद लेके विलयन में बदल जाते हैं। ऐसा होता है। अगला है दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव प्यारे? दाब का प्रभाव। तीसरा पॉइंट आ जाता है दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। दाब का ठोस पदार्थों की द्रव की विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठोस पदार्थों की विलेयता पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, परंतु इसका कारण यह है कि दाब तथा ठोस दोनों ही संपीड़ता मतलब समझते हो? कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेशन, दोनों दाब बढ़ाने पर क्या होता है? उनमें कंप्रेशन कम होती है, तथा दाब बढ़ाने पर प्रयोगात्मक रूप से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने बताया था ना, जब सॉलिड स्टेट पढ़ाए थे, तो सॉलिड में क्या होती? कंप्रेशन नहीं होता, ज़्यादा कंप्रेशन तो होता नहीं, सिमटते तो है नहीं। अब सिमटेंगे ही नहीं तो जो विलायक होगा उसमें घुलेंगे कहाँ से भाई? मिलेंगे ही नहीं तो घुलेंगे कहाँ से? तो इनके विलेयता पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है, दाब का। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि दाब का कोई प्रभाव पड़ता नहीं। आगे उसमें दाब का प्रभाव जो आता है गैसों के लिए दाब का प्रभाव पे हेनरी नियम आ जाता है। हेनरी नियम आ जाता है। अब हेनरी नियम आगे बताएंगे तो लेक्चर ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ, तो अभी मैं दाब का प्रभाव, गैसों के लिए दाब का प्रभाव नहीं बताया था। गैसों के लिए गैस की प्रकृति बताई है, द्रव विलायक की प्रकृति बताई है, और दाब का प्रभाव बताया है गैसों के लिए, गैसों के द्रव में विलेयता के लिए। दाब का प्रभाव वहाँ पे नहीं बताया। दाब का प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी रूल आता है, हेनरी का नियम आता है, उसे बताएंगे। उसमें फार्मूला भी मिलेगा, वो लंबा चला जाएगा, इसे समझाना पड़ेगा। फार्मूला भी मिलेगा, उस पर न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो लेक्चर हो जाएगा लंबा। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम हेनरी नियम और राउल्ट नियम वेपर प्रेशर को दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी तो वहाँ पे और आगे इस पर आदर्श आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन भी है, वो भी बताना है। तो अभी काफ़ी कुछ इसमें सीखने को है, तो लेकिन इतना हो जाएगा तो समझ लो आधा लेक्चर हो जाएगा। 1-2 वीडियो में आधा लेक्चर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हो जाएगा। 10-12 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आई थिंक। तो चलो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।